जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज एमपी के सीरीज़ का 22वां पार्ट है और इसी तरह से आपको कुछ और पार्ट्स बचे हुए हैं, वो जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवा दें हम आपको। फिर आपका एमपी पुलिस के लिए पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। और मतलब इतना इनफ है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के सेट आए थे उससे हमने इंक्लूड करके विथ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की है। बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस पूरी वीडियो से आपको के एमपी के एग्ज़ाम में। और याद रखिए, ना केवल ये एमपी पुलिस के लिए, जबकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, एमपी एसआई, एमपी पटवारी, ठीक है, पीएससी, जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके एमपी जीके, जिसमें भी आपका एमपी जीके आएगा, उस पूरे के लिए ये जो मध्य प्रदेश जीके की लिए रामबाण साबित हो सकती है वीडियो। इसीलिए अच्छी तरह से देखें, सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझें। देखिए, ये मध्य प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशली आपको चलवाई जा रही है, और जिसका आज 40वां और 41वां टोटल 57 सेट्स आए थे, हमने आपको बता दिया, जिसका 40वां और 42वां पार्ट है। तो सर फिर 41 पार्ट कहाँ गया? तो याद रखिए, 41 वाला जो भी शिफ्ट होगा उन बच्चों को बड़ा फ़ायदा हुआ था। क्यों फ़ायदा हुआ सर? क्योंकि जो 41वें नंबर का सेट था वो 12 सितंबर वाली शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन रिपीट हुआ था, डिक्टो, ठीक है। 13 सितंबर 2017 वाले में जो 9 बजे शिफ्ट थी, वो 12 सितंबर वाली 9 बजे की शिफ्ट का टोटल एमपी के रिपीट हो गया था। मतलब कितना अच्छा उन लोग का किस्मत होगी कि पूरा पूरा एमपी उनको सेम टू सेम मिल गया था। तो इसलिए हमने वो क्वेश्चनों को नहीं लिया। चलिए, तो आज की वीडियो कुछ चंद लाइनों से स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो याद रखिए, आप इतनी अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। बस आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, अपने अंदर से एक जुनून रखिए और आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी को पाइए और जल्द से जल्द आपको मंजिल भी मिलेगी, ये डेफिनेटली मानकर चलिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ का है? तो याद रखिए, मालनपुर कहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है? तो याद रखना आपको भिंड का, ठीक है। भिंड कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि मालनपुर कहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है? भिंड का। तो कई जगह के औद्योगिक क्षेत्र ना आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो वो सारे औद्योगिक क्षेत्र आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, पूछ लेता है। जैसे कि हमारे अगर मान लिया जाएगा कि बोलेगा जबलपुर का औद्योगिक केंद्र बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि जबलपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो रिछाई है। आपको मालूम है कि जबलपुर का इंडस्ट्रियल एरिया रिछाई है। ठीक इसी प्रकार से मालनपुर आपसे पेपर में पूछने वाली आप बात बताते हैं कि जो मालनपुर, मतलब जबलपुर का रिछाई बहुत कम पूछता है पेपर में, ठीक है। मालनपुर ज़्यादा पूछता है, ठीक है। सागर का बीना पूछ लेता है कि सागर का औद्योगिक प्लेस का नाम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए बीना है वहाँ के औद्योगिक प्लेस का नाम, ठीक है। और कहाँ का पूछ लेता है आपसे? भिंड का तो करवा दिए कि भिंड का क्या है। अगर बोलेगा भिंड का, तो भिंड का है मालनपुर। उसके बाद कहाँ का पूछ लेता है आपसे? पन्ना का। पन्ना का बहुत कम पूछा है, फिर भी हम पन्ना का बता दें आपको कि पन्ना का कहाँ पर हो जाएगा? पास है पन्ना, पास है पुरैना, ठीक है। पुरैना, पुरैना, ठीक है। तो पन्ना का जो औद्योगिक प्लेस का नाम है वो पुरैना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। भिंड का मालनपुर हो गया, पन्ना का पुरैना हो गया, धार, धार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धार का अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो याद रखना है पीथमपुर। हमने आपको बताया था कि पीथमपुर को क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है पीथमपुर को? डेट्राइट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है पीथमपुर बहुत ज़्यादा, ठीक है। झाबुआ का फेमस है, ठीक है। झाबुआ, झाबुआ का जो औद्योगिक प्लेस का नाम है वो मेघनगर। ये पेपर में पूछा गया है। जितने भी पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम पहले अभी कवर करा दे रहे हैं। झाबुआ का मेघनगर है, फिर ठीक है। इसके बाद छिंदवाड़ा आपसे पूछ लेता है। छिंदवाड़ा का क्या होगा? बोरगांव, ठीक है। कौन सा? बोरेगांव। बोरेगांव वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया का नाम है, बोरेगांव। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? मुरैना का बानमोर, ठीक है। आपको पता है मुरैना किसके नाम पर रखा गया है? मोरों के नाम पर, कि वहाँ पर मोरों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उसका नाम मुरैना रखा गया है, ठीक है। मुरैना। तो मुरैना का नाम क्या है? बानमोर, ठीक है। वन जो मोर का वन है उसके नाम पर उसका इंडस्ट्रियल एरिया है। मुरैना का इंडस्ट्रियल एरिया बानमोर। दमोह का पूछेगा, ठीक है, दमोह। तो दमोह का पूछेगा तो क्या याद रखना? अमाना। दमोह का इंडस्ट्रियल एरिया का नाम क्या है? अमाना। या फिर पूछेगा अमाना किसका इंडस्ट्रियल एरिया का नाम है? तो दमोह का। दोनों याद रखना। रायसेन का कई बार पूछेगा, तो रायसेन का तो काफ़ी लोगों को याद है जितने भी पढ़ते हैं, मांडीदीप, ठीक है। आप जाते होंगे कभी जब भोपाल साइड, तो आपको बीच में मांडीदीप भी देखने को मिलता होगा, तो वो रायसेन का इंडस्ट्रियल एरिया का नाम है। सिंगरौली का पूछ लेता है, ठीक है। पेपर में पूछता है सिंगरौली का, तो याद रखिए सिंगरौली का है बैठन, ठीक है। बैठन हैगा सिंगरौली का जो औद्योगिक नाम है उसका नाम है बैठन, ठीक है। औद्योगिक नाम इसका और बैठन है। और क्या आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीज़ हमने आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। देवास का पूछेगा तो नेमाबार, ठीक है। उसके बाद क्या पूछेगा? हाँ, एक और चीज़ का इंपॉर्टेंट है, कौन सा? शाजापुर, ठीक है। शाजापुर का भी पेपर में पूछा जा सकता है। शाजापुर का इंडस्ट्रियल एरिया का नाम क्या है? तो मक्सी, ठीक है। शाजापुर के इंडस्ट्रियल एरिया का नाम क्या है? मक्सी। ओके, चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी।
ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरह से। घाटी गाँव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपको याद रखना घाटी गाँव वन्यजीव अभ्यारण्य ग्वालियर में। ये जो है ना सोन चिड़ैया के लिए, सोन चिड़ैया के लिए, सोन चिड़ैया के लिए ये दोनों ना चिड़िया के लिए, ये दोनों सोन चिड़िया के लिए ना घाटी गाँव अभ्यारण्य, करेरा अभ्यारण्य, इन दोनों को आरक्षित किया गया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोन चिड़ैया का ज़्यादा पालन होता है। तो करेरा अभ्यारण्य पूछेगा तो शिवपुरी में, करेरा पूछेगा तो कहाँ पर होगा, करेरा का अभ्यारण्य जो होगा ठीक है वो कहाँ पर आएगा, शिवपुरी में। और घाटी गाँव कहाँ पर आएगा, ग्वालियर में। अच्छी तरह से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि WCR, ठीक है, WCR वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जबलपुर में। ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर में। ऐसे तो अगर बोला जाएगा कि जबलपुर क्या बना, जबलपुर अगर बोला जाएगा कि जबलपुर स्टेशन कब बना, तब तो जबलपुर स्टेशन 1 अप्रैल 1952 को बना है। अगर जबलपुर स्टेशन कब बना तो 1 अप्रैल 1952 को बना, लेकिन इस जबलपुर को WCR का मुख्यालय कब बना दिया गया। ठीक है, WCR का मुख्यालय जबलपुर कब बना, तो याद रखना है आपको 1 अप्रैल 2003 को। जबलपुर का जो मुख्यालय है, WCR का जो मुख्यालय है, पहले जो अपना था ना जबलपुर, पहले WR में आता था। ठीक है, अब इसको WCR अलग नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो WCR का जो मुख्यालय है वो कब बना, 1 अप्रैल 2003 को WCR का मुख्यालय जबलपुर बना। या फिर ये बोल सकते हैं WCR अलग जोन बन गया तो अलग जोन बन गया, तो फिर जबलपुर उसका हेड ऑफिस, तो 1 अप्रैल 2003 को। ठीक है, जबलपुर। अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेधा पाटकर, मतलब ऐसे लोग अगर देश में रहते तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब इन्हीं लोगों की वजह से देश एक प्रकार से बोला जाएगा तो तरक्की की ओर जा रहा है, जो निस्वार्थ मेहनत करते हैं। और निस्वार्थ मतलब मेधा पाटकर जी को केवल नर्मदा बचाओ आंदोलन के जोड़ने के कारण कई बार जेल जाना पड़ा है। मतलब जो मेधा पाटकर जी फेमस है वो किसके लिए फेमस है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो अगर पेपर में पूछा जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके लिए हैगा, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है, मेधा पाटकर। उसकी सबसे मेन लीडर मेधा पाटकर को माना जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए। ठीक है, कि नर्मदा को इससे कम से कम मतलब 35,000 से भी ज़्यादा गांव ना इससे प्रभावित होते। जो नर्मदा का अगर जिस तरह से क्षरण हो रहा था वो सब चीज़ें हो रही थी, तो 35,000 गांव प्रभावित होते। और मेधा पाटकर जी, रोचक की बात तो यही कि मेधा पाटकर जी कहाँ की, मुंबई के है, लेकिन फिर भी सोचिए उनके अंदर कितनी इंसानियत और कितनी प्रकृति को लेकर वो है कि वो इतना सबसे ज़्यादा विरोध करती है। जहाँ पर भी जैसे जब सरदार सरोवर बांध बन रहा था तब भी उन्होंने कहा था कि नहीं इनकी हाइट इतनी होनी चाहिए। मतलब वो एवरेज ऑन लेकर चलती कि कहती क्या, तो मतलब ऐसे लोग बहुत देश के लिए अच्छे होते हैं, जो देश के विकास में तो काम आते ही आते हैं, में प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं होते देते हैं। ठीक है, तो निस्वार्थ सेवा करते हैं। चलिए तो याद रखिएगा मेधा पाटकर जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है। लेकिन हमने जब इनके बारे में बायोग्राफी पूरी पढ़ी थी तो पता चला था कि ये ना कई बार जेल जा चुके हैं। मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन से जब आंदोलन हुआ करते थे तो कई बार मेधा पाटकर जी को जेल जाना पड़ा है। ठीक है, चलिए हालांकि वो छूट जाते रहे 10 से 15 दिन में, फिर भी ये बात है कि जाना पड़ा ना, उनको देखना पड़ा उसके कारण। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है, मेधा पाटकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, तो याद रखिए वह नदी जिसे भगवान की शिवपुत्री कहा जाता है वो कौन है, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी को भगवान की शिवपुत्री कहा जाता है। जनरली ऐसे आप जब कभी पढ़ेंगे पुराण उड़ान पढ़ेंगे कभी वो, तो पता चलेगा, हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, तो कई बार कहा जाता है। वैसे तो जनरली 2 ही लोग जानते हैं, एक तो भगवान जी के 2 पुत्री जानते हैं, गणेश और कार्तिक। ठीक है, गणेश और कार्तिक को भगवान के शंकर जी के 2 पुत्र माना जाता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि इनकी पुत्री भी कही जाएगी किसको, नर्मदा को। नर्मदा वरना क्या लेगा, क्या नाम है, अशोक सुंदरी। ठीक है, अशोक सुंदरी भी कहा जाता है। ठीक है, जो नर्मदा मैया है, मतलब इसके नर्मदा माता का एक अलग वर्णन है, नर्मदा माता के बारे में एक अलग वर्णन होता है, अशोक सुंदरी के बारे में अलग वर्णन होता है। ठीक है, तो जनरली अगर पूछा जाएगा भगवान शिव की पुत्री किसे कहा गया, तो नर्मदा मैया को। ठीक है, नर्मदा जी को। और अगर माना जाएगा कि जो भगवान शिव जी और पार्वती जी कहाँ गई थी, कल्प वृक्ष के नीचे गई थी। ठीक है, कल्प वृक्ष मतलब वो होता है जिनसे जो इन वृक्षों से जो आप मनोकामना करोगे वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो कल्प वृक्ष के नीचे गई। उन्होंने कहा कि भाई मतलब 2 लड़के तो थे उनके पास, तो शिव जी के तो हो गए, लेकिन वो अकेलापन महसूस करती थी, मतलब अकेले रहती थी। तो उनकी ये चाहत थी कि एक लड़की भी होनी चाहिए, एक कन्या होनी चाहिए। तो कल्प वृक्ष ने उनको मतलब हुआ, तो ऐसा कहा जाता है पुराणों के हिसाब से कि कल्प वृक्ष के नीचे गई थी, तो वहाँ पर उन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। फिर नर्मदा जी का कॉन्सेप्ट अलग बताया जाता है, भगवान शिव के द्वारा क्या हुआ था। मतलब कई जगह हमने सोर्स से देखा इनके बारे में जानने की इच्छा हमारी जब जागी, तो हमने इसके बारे में सर्च किया, तो फिर पता चला कि जो नर्मदा माता है, क्या बताया जाता है कि भगवान शिव जी जो थे वो तांडव कर रहे थे, तो इनके तांडव से क्या हुआ था, इनके पसीने से। ठीक है, पसीने से नर्मदा माँ की उत्पत्ति, ऐसा भी बताया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि ये क्या रहेगा कि आप जग जग बहती रहो, लोक कल्याण के लिए सदा बहती रहना नर्मदा मैया को, ऐसा आशीर्वाद दिया। ठीक है, और जो कौन सी थी, अशोक सुंदरी का नाम था। तो अशोक सुंदरी के बारे में एक अलग वर्णन मिलता था कि अशोक सुंदरी के लिए क्या हुआ था, कल्प वृक्ष के नीचे गई हुई थी और इसी के लिए
वहाँ से अशोक सुंदरी की पुत्री मतलब पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी उन्हें। लेकिन अभी तो हमारे एग्जाम की वजह से अगर हम बात करें पुराणों उन सब चीज़ों को छोड़ दे, फैक्ट को जो छोड़ दे, तो पता चलता है भगवान जो शिव की पुत्री कहा जाता है तो किसको, नर्मदा मैया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छी तरह से याद रखिएगा। देखिए अब ये क्या है, सांची का स्तूप। सांची पहाड़ियों की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, सांची पहाड़ियों की चोटी पर किसने किया था पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना? सर जॉन मार्शल ने। कब किया था? 1919 में। 1919 में सर जॉन मार्शल ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की है, जहां पर सांची के जो चोटी है, सांची के जो पत्थर हैं, उनको भी अपने संग्रहालयों में दिया गया। ठीक है, ओरिजिनल पत्थर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो उनको म्यूजियम टाइप का बना हुआ है, म्यूजियम में वो पत्थरों को रखा गया है कि भविष्य में कभी भी किसी को देखना रहेगा तो उन सब पुरातत्व को रख जाएंगे। जैसे आप कभी दिल्ली के लाल किला गए होंगे ना, तो दिल्ली के लाल किला में आप देखते होंगे कि पुराने शूज़ रखे हुए हैं अपने क्रांतिकारियों के। ठीक है, काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसी है जो पुरानी गन्स रखी है, टोपी रखी, इवन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप दिल्ली के लाल किला गए होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, चलिए तो याद रखिए, जब हम गए थे दिल्ली के लाल किला तब तो लाइट गोल हो गई थी, मतलब बड़ा दुख लगा। एक टिकट लेके इतना अंदर गए, मतलब कितनी मशक्कत की है, वहाँ पर करीबन 5 से 6 घंटे लाइट गोल थी। और इतना मतलब यार उतना बड़ा म्यूजियम, आपको सारे जनरेटर जो भी चीज़ें हैं, इन्वर्टर जो भी है, सबकी व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब 5 घंटे लाइट गोल थी। अब जितने दर्शक गए थे वो 5 घंटे तक अंदर ही बैठ रहे। मतलब बहुत वो हो गई थी, बहसबाजी भी हो गई थी लोगों की बहुत सारी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया था। मतलब उतना मज़ा नहीं आया। मतलब हम पहली बार गए थे तो उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन जब भी आप जाइएगा, अच्छा अगर सब रहेगा तो बहुत मज़ा आएगा। दिल्ली के लाल किला में बहुत कुछ है देखने लायक और बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन अभी ये याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि सांची का जो पुरातत्व संग्रहालय बना है वो सर जॉन मार्शल ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1919 में बनवाया था, सांची मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप सभी को मालूम ना सांची को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? 2003 में। ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है, क्या हो जाएगा? 86 89 3 ना, 86 89 3, 86 89। तो 89 में क्या किया था? सांची के स्तूप को किया था। 1989 में सांची के स्तूप को किया गया था। आप सभी को बताया गया है प्रीवियस वीडियो में। जो 1/1 वीडियो देख रहा है उसको एमपी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया होगा। मध्य प्रदेश के संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर? उज्जैन में। अच्छी तरह से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, जिसका नाम क्या है? महिषी। ठीक है, महिषी पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, महिषी पाणिनि संस्कृति विश्वविद्यालय नाम है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर? उज्जैन में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2008 को 15 अगस्त 2008 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 17 अगस्त को इसका काम चालू हुआ था। मतलब शिवराज सिंह चौहान ने जाकर उद्घाटन किया था तो उसके बाद ही काम चालू हुआ था, लेकिन स्थापना कब हो गई थी? 15 अगस्त 2008 को। ठीक है, तो स्थापना याद रखना, 15 अगस्त 2008 को। अगर शुरू कब हुआ था कार्य? तो 17 अगस्त से शुरू हो गया था। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है? मैकाले रेंज की अमरकंटक पहाड़ियों से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। तो मैकाले रेंज से अमरकंटक पहाड़ियों से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम है नर्मदा और सोन नदी। हालांकि अमरकंटक पहाड़ियों से 3 नदियों के मेन उद्गम होते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम होता है, नर्मदा नदी पूछा जाएगा आपसे, सोन नदी पूछा जाएगा, और कौन सा पता जाए? जब सोना देखोगे तो हिल जाओगे, तो जोहिला नदी। ठीक है, इतना सारा सोना देखोगे हिल जाओगे, तो जोहिला नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। ठीक है, नर्मदा, सोन, जोहिला नदी का अमरकंटक से उद्गम होता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और ये तो हो गया मैकाले रेंज से होता है। अब नर्मदा नदी के बारे में ना कुछ रोचक बातें हैं जो हम आपको बता दें। कहा जाता है कि गंगा में आप एक बार स्नान कर लो तो आपके पाप कट जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। बाकी इतना पाप इंसान भी इतना पापी हो गया कि गंगा भी बोलेगी भाई तेरे पाप हम यहाँ कहाँ धुल पाएंगे। ठीक है, तो गंगा जी है ना, तो गंगा जी में एक बार जो कहावत है, जो सुना गया, जो पुराणों और ग्रंथों के हिसाब से है, वो हम आपको बता रहे हैं कि गंगा में एक बार स्नान कर लेने से, सरस्वती नदी में कितने बार स्नान कर लेने से? सरस्वती नदी में 3 बार स्नान करने से, और जमुना नदी में 7 बार स्नान करने से, इनसे सभी से एक बराबर पुण्य मिलता है। ऐसा मान्यता है कि गंगा में एक बार स्नान कर लो, सरस्वती में 3 बार स्नान कर लो, या जमुना में 7 बार स्नान कर लो, इन सबसे एक प्रकार का दर्जा मिलता है। जबकि बहुत बड़ी बात है, जबकि नर्मदा मैया के बारे में कहा गया है कि नर्मदा मैया को मात्र देख लेने मात्र से ही इतने पुण्य आपको मिल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तभी लगता है जबलपुर के सभी लोग नर्मदा माता, मतलब जैसे ही लॉकडाउन खुला तो हमने देखे कईयों के स्टेटस में केवल नर्मदा मैया के पास की वीडियो है। तभी वहाँ पर ना सभी के सभी मतलब नर्मदा माँ के पास जाकर, ग्वारी घाट में जाकर अच्छा स्टेटस है, बहुत ज़्यादा लगा है नर्मदा माता में। ठीक है, और नर्मदा की जरूरत भी जरूरी है। और अभी देख रहे हैं कि डोमना नेशनल पार्क में भी कैसी हलचल करे। गवर्नमेंट को थोड़ा वो देखना चाहिए, प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें करो, आप विकास करो, सही बात है, लेकिन इस तरह से विकास करो कि किसी को क्षतिग्रस्त ना हो, और सारी चीज़ों को देखते हुए करो।
अब देखो, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस परियोजना वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए आगा खान पुरस्कार, ये आगा खान पुरस्कार बड़ा परेशान करता है, इसके बारे में हमको पूरा डिटेल्स में बता देंगे कि पूरे भारत देश के आगा खान पुरस्कार के बारे में बता देंगे कि भारत देश में कितने वस्तुओं को आगा खान पुरस्कार। और ये मतलब एमपी के तो 2 ही 3 ज़्यादा फेमस है, जो हमने आपको 1-2 तो बता ही दिए ऑलरेडी, तो अभी फिर से पढ़ लो। स्लम नेटवर्किंग इंदौर, हालांकि अपन ने एक बार करे हैं, इसी को चेंज करके आ गया है, ठीक है। अरण्य कम्युनिटी हाउस नहीं था, अरण्य कम्युनिटी हाउस, तो वैसे ये स्लम नेटवर्किंग इंदौर, तो इसको क्या मिला है, आगा खान पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार के लिए दिया जाता है, वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है, तो याद रखिएगा इंदौर को मिला है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप देखिए क्या बोलता है, एल्काइड कारखाना कहाँ स्थित है। तो आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना है कि एल्काइड कारखाना कहाँ पर है, नीमच में, ठीक है। नीमच में है एल्काइड कारखाना, एल्काइड और अफीम कारखाना। लेकिन अगर पूछा जाएगा सबसे कारखाना पूछेगा तो नीमच, कारखाना पूछेगा तो नीमच, लेकिन अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ होता है, तो आपको क्या बोलना, अफीम होता है मंदसौर में। सबसे ज़्यादा अफीम होता कहाँ है, तो मंदसौर में होता है। कारखाना कहाँ है, नीमच में। और बोलेगा सबसे ज़्यादा गांजा कहाँ होता है, तो गांजा कहाँ पर होता है, खंडवा में। आपको ये सब बता चुके हैं पहले से। हाँ, अफीम के साथ साथ बोलता है स्लेट बत्ती कारखाना, तो मंदसौर में याद रखिएगा कि मंदसौर में अफीम कारखाना भी और स्लेट बत्ती कारखाना भी है। स्लेट बत्ती कारखाना, जो स्लेट बत्तियां बनती है उसका कारखाना भी कहाँ है, मंदसौर में ही। तो अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए, पूरे वीडियो खत्म किया, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आई होप कि आपको ये पूरे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, सारी चीज़ों को समझा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो भाई चैनल को जरूर शेयर करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को, और हाँ याद रखिए कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर के इसकी जो PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और सभी कोई को एक ही काम है भाई, है ना, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर बहुत करें, ठीक है। शेयर जरूर करो, केवल एक आप ही का काम है कि लर्निंग और शेयरिंग, क्योंकि हमारा काम है केवल बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आप तक पहुंचाना। फिर इसके बाद आपका काम बनता है कि आपको इसको सब जगह तक फैला देना, ठीक है। चलिए, तो लर्निंग एंड शेयरिंग याद रखें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद दोस्तों।